प्रसारण की प्रतिध्वनियां। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। भारत प्रगति के पंख लेकर तेज गति से बढ़ता चला। आकाशवाणी जनवाणी बनी, सरकार तक पहुंचा दिया। खेत से खलिहान से, ज्ञान से विज्ञान से, खेल के मैदान से हो या रणभूमि पर आन से, वैभव बढ़ा, गौरव बढ़ा, शिखर देखा शान से, कि संस्कृति की सुरक्षा, परंपराओं को बचाया ध्यान से। अपनी आकाशवाणी, अपनी आकाशवाणी। भारत की प्रगति में आकाशवाणी का अतुलनीय योगदान रहा है। विगत 90 वर्षों में देश की प्रगति की साक्षी रही आकाशवाणी। मन में सपने कुछ नए हैं, रास्ते भी मिल गए हैं, बोली भाषा के हैं मोती, सबका हित है एक चुनौती। भोर से निशा तक चलती विविध रंग में सभा हमारी, अब जमाने को है अपनी कुछ नई सी धुन सुनानी। अपनी आकाशवाणी, अपनी आकाशवाणी। जिन दिनों संविधान सभा भारत की विभिन्न परंपराओं की आधारशिला रख रही थी, उन्हीं दिनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर बहुत गहन चिंतन किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मानकीकरण में आकाशवाणी का योगदान कहीं दब सा गया। आइए प्रसारण की इस विशेष श्रृंखला में इस तथ्य को भी जानें। बता रही हैं आकांक्षा सिंह। भारतीय संविधान सभा में गहन चर्चा के रूप में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव सामने आया। अंततः ऑल इंडिया रेडियो को यह कार्य सौंपा गया। ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशनों को इसकी सूचना दे दी गई। जवाब में कलकत्ता, विशेषकर शांति निकेतन, विश्व भारती से ओमकार नाथ ठाकुर, दिलीप कुमार रॉय, MS सुब्बलक्ष्मी, तीमार बारा और RC बोराल की रचनाएं आईं। सितार वादक पंडित रविशंकर ने भी सहयोग किया। तमिल भाषा के विद्वान सुब्रमण्यम भारती की 3 रचनाएं मिली। इनके अलावा बंबई की रॉयल इंडियन नेवी, दिल्ली के गोरखा राइफल बैंड और अन्य कई संगीत संस्थाओं ने भी सहयोग किया। सभी के समन्वित प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि 26 मई 1951 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में तथा 7 सितंबर 1951 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के मानक रूप में स्वीकार कर लिया गया। भाषा के संदर्भ में आकाशवाणी के योगदान को बता रहे हैं सेवानिवृत्त उपनिदेशक राजभाषा DP मिश्रा। मैं समझता हूं कि हिंदी के उत्थान में रेडियो की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि लोग बॉलीवुड को कहते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा। क्योंकि पहले जनता जनार्दन में जाने का और जन जन तक पहुंचने का जो अंतिम साधन था वो रेडियो था। किसान भी, मजदूर भी अपने खेतों में लेकर रेडियो को जाता था और सुनता था कि आज कृषक का कार्यक्रम आ रहा है, आज ये फिल्म पर आ रहा है। और उसमें जो उसकी ध्वनि आती थी और जो उच्चारण में, जहाँ तक आप वर्तनी की बात की है, वर्तनी के साथ साथ उच्चारण, जो हमारे रेडियो के जो प्रस्तुतकर्ता होते थे, उनका नाम आते ही लोगों को लगता था कि इनका तो आज हमें समाचार सुनना है। तो उसमें रेडियो की भूमिका उस समय, जब हमारा इंडिया रेडियो और सारी कथा जो है इस भारत को जानना है, मुझे लगता है कि रेडियो के जाकर के जन सामान्य में रेडियो घर घर में था। रेडियो जो है ये जीवित है और जीवित रहना चाहिए, तो उसकी उपयोगिता बहुत है। वरिष्ठ रेडियो प्रसारक लक्ष्मेंद्र चोपड़ा बताते हैं, आकाशवाणी ने समाज में एक नए आजाद हुए देश में धारणा के निर्माण का सबसे बड़ा कार्य किया और यहाँ की जनता को ये समझाया, जनता के बीच में एक धारणा विकसित की कि हमें अपने देश के विकास के लिए
जो देश लगभग 400 साढ़े 400 साल एक औपनिवेशिक दासता का केंद्र बना रहा, हमारी जनता में एक ये धारणा का निर्माण किया कि हमें अपने देश के विकास के लिए स्वयं मेहनत करना है, स्वावलंबी बनना है और राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। सबसे बड़ा योगदान आकाशवाणी का मैं अपने इतने लंबे सालों के अनुभव से समझ पाया हूं कि ये आकाशवाणी का ये बाकी रेडियो स्टेशन नहीं कर पाई है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने बहुत अच्छा मनोरंजन दिया होगा समाज को, लेकिन देश में स्वावलंबन की एक भावना और देश को विकसित करने की जो एक धारणा विकसित की वो आकाशवाणी ने विकसित की। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस देश के विकास में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान। जितेंद्र पुरुथी आकाशवाणी दिल्ली में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी हैं। वे अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हम न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भारत में कहीं भी बैठे किसी भी स्टेशन का कार्यक्रम सुन सकते हैं। अपने मोबाइल के ऊपर स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। पुराने जो कुछ कार्यक्रम जो हुए हैं और हम किसी कारण से उसे नहीं सुन पाए हैं तो उनको भी सिलेक्ट करके सुन सकते हैं। एक डीटीएच के थ्रू भी हमारे 48 स्टेशनों का ट्रांसमिशन पूरे भारत में सुना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक डीटीएच रिसीवर लगाना पड़ेगा, घर के ऊपर एक डिश लगानी पड़ेगी। सबसे जो लेटेस्ट हमारे नेटवर्क में है वो है वेव्स ओटीटी। वेव्स ओटीटी ऐप के थ्रू हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत सारे कार्यक्रम मोबाइल फोन पर सुन सकते हैं। शीघ्र ही उसमें और भी सुधार किए जाएंगे। आकाशवाणी के प्रसारण में तकनीक का अपना महत्व है। आकाशवाणी के इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व उप महानिदेशक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव केवल तकनीक के प्रति ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील हैं। उनका मानना है कि आकाशवाणी की सभी सांस्कृतिक धरोहरों को उन्नत तकनीक के साथ संरक्षित और संवर्धित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कम से कम 10-12 कंट्रीज को मैंने कांटेक्ट किया होगा और वहां से बड़े अच्छे रिजल्ट मिले और शायद आज भी होगा कि लोग अपने यहाँ से जोड़ना चाहेंगे। जो कुछ आज है ये कल के लिए इतिहास हो जाता है। तो हम आज जो भी काम करते हैं उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। आज उनको रखना बहुत आसान है। कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम एक डायलेक्ट में बना है तो उसको दूसरे डायलेक्ट में बदलना लगता है कि हम इसको दूसरे डायलेक्ट के लोगों को भी सुनाएं। तो वो जब आप अपने आर्काइव से निकाल के उसका कन्वर्शन करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं, तो वो बहुत अधिक अच्छा लगता है। रेडियो पर सुनाई देने वाले अधिकतर कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी स्टूडियो से किया जाता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए रेडियो की ओबी टीम आयोजन स्थल तक जाती है। गणतंत्र दिवस परेड, स्वाधीनता दिवस समारोह और कई खेलों के मैच ऐसे ही आयोजन हैं जिनका प्रसारण ओबी टीम के सहयोग से होता है। ओबी टीम तकनीकी विशेषज्ञों की वो टीम होती है जो आयोजन स्थल पर जाकर वहां से आंखों देखा हाल सुनाने की व्यवस्था करती है। आकाशवाणी दिल्ली के ओबी टीम इंचार्ज शक्तिधर ध्यानी बताते हैं कि आकाशवाणी से कार्यक्रमों के प्रसारण में ओबी टीम किस प्रकार कार्य करती है। आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि स्टूडियो कैंपस से बाहर जो भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, उसी का काम है। ओबी यूनिट उसी काम को करती है। पहले ये था कि ओबी के लिए जो था कि बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत सारा ले जाना पड़ता था, काफी भारी इक्विपमेंट भी होते थे। जैसे पहले एफएम लिंक यूज करते थे हम। आउटसाइड फील्ड में जाके स्पोर्ट्स के इवेंट भी हमें करने पड़ते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तो हमारा नेशनल फंक्शन है, ये तो हर साल करना पड़ता है हमको। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग, कभी कभी तो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होके आती है। टेक्निकली पहले जैसे हम लीज लाइन्स यूज करते थे, एफएम लिंक यूज करते थे और ओबी बैन यूज करते हैं। ओबी बैन तो आज भी यूज हो रही है। और एनी नॉन एक्सचेंज लाइन्स यूज करते थे। जो एक्सचेंज उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, नॉइज की प्रॉब्लम आ जाती थी। उसके पीएसटीएन लाइन्स होती हैं उनको। उसके बाद आएगा डिजिटल लाइन आएगी, आईएसडीएन लाइन्स, उसके लिए कोडेक्स आएगा और उससे क्वालिटी, हमारी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही गुड होने लग गई है। उसके बाद हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख
दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। रेडियो प्रसारण का वो दौर एक नई करवट बदलता है जब दूरदर्शन का विस्तार हो रहा था। हम लोग खानदान, बुनियाद, ये जो है जिंदगी, सुरभि, चित्रहार जैसे कार्यक्रमों का असर रेडियो के श्रोताओं पर भी पड़ा। इस दौर में जीवन सौरभ, ये कहाँ आ गए हम, दहलीज, मानव का विकास जैसे अनेक रेडियो धारावाहिक आकाशवाणी से प्रसारित हुए। प्रबुद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने इन कार्यक्रमों का निर्माण किया। ऐसे ब्रॉडकास्टर्स में एक नाम उषा भसीन भी है। वे बताती हैं, लोक सेवा प्रसारण और विकास संचार के क्षेत्र में आकाशवाणी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल प्रयोगों में जाना जाता है। और आकाशवाणी की सफलता का मेरे अनुभव से एक बहुत बड़ा कारण है कि आकाशवाणी ने अपने आप को श्रोताओं के दिल से भी जोड़ा और सूचना देने और व्यावहारिक परिवर्तन का जो एक लंबा रास्ता है उसके बीच का, वो आकाशवाणी ने बखूबी तय किया अपने कुछ धारावाहिकों के माध्यम से, जिसकी आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर शुरुआत हुई 1988 में और पहला धारावाहिक बना जीवन सौरभ, जो किशोरों की समस्याओं को लेकर था और पारिवारिक कलह और समाज में अनुशासनहीनता का जो उन पर एक आरोप लगता था, उस सब के कारण बना। उसके बाद उनकी मांग पर जीवन सौरभ 2 बना, जो वैवाहिक संबंधों के बारे में था। बाद में बाहर की जो संस्थाएं थी कुछ, जैसे पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है और पॉपुलेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में है, इन लोगों के साथ मिलकर हमने दहलीज बनाया, वो तो ड्रामा था, फिर किशोरों पर, और तिनका तिनका सुख बनाया, फिर ये कहाँ आ गए हम बनाया। तिनका तिनका सुख एक ऐसा धारावाहिक है जो आकाशवाणी को विश्व के जो मीडिया अध्ययन में एक सर्वोच्च स्थान दिलवाता है, क्योंकि उस पर इतना अध्ययन हुआ, इतना प्रकाशन हुआ है, उसमें अमेरिका में PhDs हुई हैं और बहुत सारे किताबों में उस पर चैप्टर लिखे गए हैं, तो वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इन सब धारावाहिकों में एक विशेष मेथोडोलॉजी होती थी और ताकि श्रोताओं से जुड़े रहें। 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उस काल में 1979 में प्रसार भारती विधेयक लोकसभा में लाया गया था। सरकार की अस्थिरता से वो विधेयक कारगर न हो पाया, लेकिन लगभग एक दशक बाद 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के उद्देश्य से प्रसार भारती अधिनियम संसद ने पास किया। इसकी अधिसूचना 15 सितंबर 1997 को जारी की गई। 23 नवंबर 1997 से प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया। स्वायत्तता का प्रभाव प्रसार भारती पर पड़ने लगा। आय के संसाधन बढ़ाए जाने लगे। वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर सुखजिंदर कौर को मार्केटिंग हेड बनाया गया। वे अपने अनुभव को साझा कर रही हैं। जहाँ तक कमाने की बात है, वैसे कमा तो रेडियो रहा ही था। वैसे बहुत से कमर्शियल सेंटर्स थे जो अपने अपने इलाके में वो कुछ ना कुछ रेट फिक्स थे, जो उस हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट लेते थे। लेकिन मार्केटिंग की जरूरत तब महसूस हुई जब बिल्कुल सरकार ने कुछ भी पैसा देना बंद कर दिया। इसलिए हमें अपने आप ही कोशिश करके, जब मुझे डीडीजी ने बुलाया तो गायकवाड़ साहब थे उन दिनों, उन्होंने कहा कि एक मार्केटिंग डिवीजन शुरू करनी है। मैंने कहा ठीक है सर, कुछ नहीं मुझे पता उसके बारे में, लेकिन आप मुझे 4 टेक्स्ट दीजिए अपनी मर्जी से, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो दैट इज हाउ हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ और बहुत बढ़िया ऑफिस था। लेकिन हमारा था जो लास्ट मैंने छोड़ा है तो शायद 500 करोड़ था।
भारत में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में आकाशवाणी के योगदान की चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारक धीरंजन मालवे। विभिन्न खेलकूदों को प्रोत्साहित करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती आई है। स्टेडियम में तो लोग सीमित संख्या में ही जा सकते हैं, लेकिन आंखों देखा हाल के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस इत्यादि जैसे खेलों को आकाशवाणी घर घर पहुंचाती रही है। जब रेडियो देश में जनसंचार का सबसे प्रमुख माध्यम था, तब इन खेलों में आम लोगों की दिलचस्पी जगाने का काम आकाशवाणी ने ही किया। जब भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, तब आकाशवाणी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने इन खेलों से उत्पन्न उत्तेजनाओं को साझा किया। भावनात्मक एकता को सशक्त बनाने के इनसे बड़े उदाहरण और क्या हो सकते हैं। आकाशवाणी का खेल कूद के प्रति दायित्व केवल आंखों देखा हाल सुनाकर ही समाप्त नहीं हो जाता। समाचार बुलेटिनों में तो खेल कूद संबंधी समाचारों को स्थान दिया ही जाता है, साथ ही खेल कूद को ही समर्पित बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। देश ने जब भी कभी एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, क्रिकेट विश्व कप या अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, तब आकाशवाणी ने ऐसे आयोजनों के लिए देश में माहौल बनाने और लोगों में दिलचस्पी पैदा करने में सार्थक भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जसदेव सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। जहां तक कमेंट्री की बात है, सन 1964 टोक्यो ओलंपिक में पहली बार जसदेव सिंह जी ओलंपिक में गए थे हिंदी कमेंट्री करने के लिए, इसलिए उन्हें हिंदी कमेंट्री का आदि गुरु कहा जाता है। 1970 से 1980 के दशक के बीच में हॉकी और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी टूर्नामेंट्स हुए जिसमें भारत ने नाम कमाया। 1975 का जो हॉकी का विश्व कप भारत ने जीता है, 15 मार्च सन 1975 को वो मुकाबला कुआलालंपुर में था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मुझे याद है, मैंने आकाशवाणी पर, तब मैं रेडियो में आया नहीं था, रेडियो पर मैंने इसकी कमेंट्री सुनी थी और भारत को विश्व विजय बनते हुए सुना था। क्रिकेट हो, हॉकी हो, दूसरे खेल हो, इन सभी को आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रही है। कुआलालंपुर में आयोजित जिस कमेंट्री का जिक्र कुलविंदर सिंह कंग कर रहे हैं, उसकी एक झलक आप भी सुनिए। गेंद मिली है बाएं फ्लैंक के अंदर लेफ्ट हाफ के स्थान पर इफ्तिखार को, इफ्तिखार ने पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने फिर इफ्तिखार को, इफ्तिखार ने जाहिद को, जाहिद बहुत खतरनाक खिलाड़ी, उन्होंने लेफ्ट आउट के स्थान पर मंसूर जूनियर को दे दिया जो सेंटर फॉरवर्ड। असलम ने इंटरसेप्ट किया, असलम ने गेंद छीन ली मंसूर जूनियर से, लेकिन असलम का फाउल लिया अंपायर ने और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया, पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं 2-1 से। रेडियो प्रसारण की एक विधा विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करना भी है। वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर ऋतु राजपूत बता रही हैं, रेडियो कमेंट्री रेडियो की एक सबसे खूबसूरत आकर्षक विधा है, और ऐसी विधा है जो किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई टॉक कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं या कोई लेख पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने आपकी स्क्रिप्ट होती है। लेकिन कमेंट्री के तहत जब हम रेडियो कमेंट्री की बात करते हैं, या आंखों देखा हाल है या सजीव प्रसारण है, जब हम उसकी बात करते हैं तो आप सामग्री तो तैयार रखते हैं जहां इवेंट हो रहा है उस इवेंट की, लेकिन आपको कई बार एक्सटेम्पोर बोलना पड़ता है, क्योंकि स्थितियां कब कैसे करवट बदल लें, ये एक कमेंटेटर को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। रेडियो कमेंट्री कठिन है, जी हाँ, डगर पनघट की बहुत कठिन है। और कठिन मैंने इसलिए कहा कि इसमें आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके नाक है, कान है, आंख है, त्वचा है, जीभ है, इन सब के माध्यम से कमेंट्री को प्रस्तुत किया जाता है। आपकी आंखें देखती हैं, आपकी नाक सूंघती है, फूलों की खुशबू है, कौन सा फूल है, कहाँ से खुशबू आ रही है, आपकी त्वचा महसूस करती है, आर्द्रता कितनी है, गर्मी कितनी है, तापमान कैसा है, आपकी जीभ बोलती है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कान सुनते हैं,
जो बैंड की ध्वनि है, शोर है, चिड़ियों की आवाज है, बादल का गर्जन है, जितनी भी आवाजें जहां पर आप मौजूद हैं हो सकती हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं पिरोनी होती हैं, समेटनी होती हैं अपनी कमेंट्री के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा कि रेडियो की जो कमेंट्री होती है जितनी असरदार होती है, जितनी प्रभावी होती है, उतनी ही कठिन भी होती है। आइए उनकी प्रस्तुति की एक झलक सुनिए। बहुत ही खूबसूरत खाकी वर्दी में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता आ रहा है और अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। वाह, क्या सल्यूट है। 14 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी से सम्मानित हो चुकी है दिल्ली पुलिस की ये टुकड़ी। सारे जवान श्रोताओं इसमें 6 फुट लंबे हैं और इनका आदर्श वाक्य है शांति, सेवा और न्याय। हमने डरना कभी न जाना, आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते कैसे अपनी शान से। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। 1983 में जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में शोध और अध्यापन में कार्यरत था, अनौपचारिक रूप से अनुभव लेने के लिए आकाशवाणी के न्यूज रूम में जाया करता था, क्योंकि वहाँ अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के न्यूज रूम में काम करते थे। मुझे याद है कि एक दिन सुबह का बुलेटिन था और समाचार रॉयटर का और बीबीसी का आया कि ग्रेनेडा, एक छोटा सा देश अमेरिका के पड़ोस में, उसको अमेरिका ने स्वतंत्र करवा दिया। बिना सोचे समझे ये समाचार हमने बुलेटिन में डाल दिया, मगर 7 बजते बजते हलचल मच गई और फिर समझ में आया कि भारत की दृष्टि से यूएस ने, अमेरिका ने ग्रेनेडा को स्वतंत्र नहीं कराया था, अमेरिका ने तो उस पर कब्जा किया था, आक्रमण किया था। और उसके बाद जो लोग उस बुलेटिन में कार्यरत थे उनका ट्रांसफर हुआ और मुझे भी न्यूज रूम में जाने के लिए कुछ दिन के लिए मना कर दिया गया। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि आकाशवाणी से दी गई सूचनाएं कितनी संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं और कितना उनमें तथ्यात्मक इनपुट होना चाहिए, ये इस घटना से समझ में आया, जो मैंने आगे कक्षाओं में विद्यार्थियों को और प्रशिक्षकों को बताने का प्रयास किया। विजय दीक्षित उन महान रेडियो ब्रॉडकास्टर्स में से एक हैं जिन्हें प्रसारण कला के साथ जीवन दर्शन का भी ज्ञान है। वे वयोवृद्ध होने के साथ साथ अस्वस्थ भी हैं, फिर भी बड़ी काम की बात बता रहे हैं। आकाशवाणी में बहुत गरिमा में सेवा रही है। रेडियो सुनकर लोग घड़ी मिला लेते थे, समाचार हो कि अन्य कार्यक्रम, आवाजें ऐसी कि सुनते चले जाई। भाषा हम बोलचाल की, मगर शब्द और उच्चारण एकदम शुद्ध। किसी श्रोता तक गलत भाषा न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान आकाशवाणी ने हमेशा रखा। अलग अलग भाषा भाषी केंद्रों पर श्रोताओं के पत्र और पोस्ट कार्ड हजारों की संख्या में आते थे। आकाशवाणी का मतलब यह था कि देश और समाज में संवादहीनता की स्थिति कभी ना आए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर काम करते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखा। एक परंपरा श्री रामचरितमानस की भी है, जो 1980 से निरंतर चली आ रही है। 1980 में भोपाल केंद्र पर एक ऐसी महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसे आज तक लोग याद करते हैं, और वो शुरुआत थी
भारत में मानस गान का प्रसारण। मानस गान की रिकॉर्डिंग से जुड़े पक्ष को बता रहे हैं वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव। मानस गान यानी रामचरित मानस गान का प्रसारण उस समय भोपाल केंद्र के निदेशक श्री समर बहादुर सिंह हुआ करते थे, और ये समर बहादुर सिंह जी का ही ख्याल था कि यहाँ पर जो कलाकार हैं उनके साथ मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है जो लोगों के घर घर तक सुबह सुबह पहुंचे, और इसी विचार ने मानस गान को जन्म दिया था। मानस गान के लिए उस समय कुछ सितारे या कुछ कलाकार जो है वो केंद्र पर ही कार्यरत थे, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे प्रसारण क्षेत्र में कुछ अन्य कलाकार थे वो भी इसमें शामिल हुए, जिनमें प्रमुख नाम रामकृष्ण चंदेश्वरी, जयश्री थत्ते, इंद्र कुमार और साथ ही साथ जो हमारे संगीतकार थे, संगीतज्ञ जो कलाकार थे, जो वाद्य कलाकार थे, उन्होंने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया। और इसकी जो पहली रिकॉर्डिंग है वो तत्कालीन राज्यपाल महोदय के यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने इसका, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभ किया प्रसारण हेतु, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसे आज तक याद किया जाता है। शरद मयंक बदन छवि सेवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु करुणी कर बिनिंदक आशा, नव अम्बुज अम्बक छविनी के, चितवनी ललित भाव तेजी के, रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। भारत में रेडियो प्रसारण की गौरव यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के प्रसारण पर अपने एक संबोधन में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातें करने के लिए, और रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। फिर एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के प्रसारण का सार्थक प्रभाव पड़ा। दूर दराज के श्रोता रेडियो से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसे आगे बढ़ाने में आकाशवाणी सदैव अग्रसर रही है। शीघ्र ही हम शताब्दी समारोह की ओर बढ़ेंगे। आसमां से है उतरती, कुछ गुजरती, कुछ ठहरती, गूंजती है यूं फिजा में, एक खुशबू सी हवा में, पहचानी और जानी अपनी आकाशवाणी, अपनी आकाशवाणी। प्रसारण की प्रतिध्वनियां, इस श्रृंखला की छठी और अंतिम कड़ी से जुड़े सभी श्रोताओं का आभार। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। इस विशेष श्रृंखला के समापन के साथ स्वीकार करें देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज का नमस्कार। प्रसारण की प्रतिध्वनियां। अभी आप सुन रहे थे इस विशेष वृत्त रूपक श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।